हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को हमने 2 पार्ट में बनाया था। पहले पार्ट के अंदर हम रिप्रोडक्टिव चेंजेस और स्किन के चेंजेस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम सिस्टमिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बेसिकली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो फीटस है उसकी ग्रोथ हो रही है और इस ग्रोथ को होने के लिए जो मदर की न्यूट्रिटिव जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बढ़ रही हैं, और इसी के साथ साथ में जो मैटरनल और फीटस के बीच में जो न्यूट्रिटिव और जो गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इन सब चीज़ों को कॉम्पनसेट करने के लिए सिस्टम के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो पहला चेंज हम ब्लड के अंदर देखते हैं एंड जिसको हम हेमाटोलॉजिकल चेंजेस बोल सकते हैं, तो देर इज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा एंड देर इज इंक्रीज बाय 20% टू 1 लीटर। तो 20% से लेके 1 लीटर तक जो फीमेल है उसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब आपको ये मालूम है कि ब्लड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा और जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे देर इज अ हीमोडाइल्यूशन स्टेट, यानी कि यहाँ पर प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा बढ़ता है। देर इज इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम बाय 40 to 50%। लेकिन अगर हम आरबीसी का सेल मास देखें तो उसमें जो बढ़ोतरी है सिर्फ 20 से लेकर 30% होती है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो देर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन प्लाज्मा एज वेल एज आरबीसी, जिसकी वजह से देयर अकर हीमोडाइल्यूशन। अब जो हीमोडाइल्यूशन हो रहा है इसका एडवांटेज भी है और इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज अ कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है फीमेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है, और इसका कारण ये है कि आरबीसी का जो काउंट है उतना नहीं बढ़ता जितना कि प्लाज्मा का काउंट बढ़ता है। तो एक तरीके से बेसिकली जो ब्लड है डाइल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। अब इसी का एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? इट अलाउ इजी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस बिटवीन मदर एंड फीटस। तो मदर और फीटस के बीच में ये जो डाइल्यूट ब्लड है इजी एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना ब्लड डाइल्यूट होगा उतनी ही आसानी से मदर और बेबी के बीच में न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज होगा। अगर ब्लड विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, तो ये जो एक्सचेंज है इसको होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है? इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी। अब डिलीवरी के दौरान ब्लड लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ब्लड डाइल्यूट होगा तो यहाँ पे बेसिकली प्लाज्मा का लॉस होगा, आरबीसी का उतना लॉस नहीं होगा, और इसलिए एक तरीके से ये जो है हीमोडाइल्यूशन जो डिलीवरी के दौरान होने वाले ब्लड लॉस से कुछ हद तक प्रिवेंट भी करता है। ठीक है। अब अगर हम डब्ल्यूबीसी काउंट को देखेंगे तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं बेसिकली ये हमारे बॉडी को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो बैक्टीरिया, वायरस, जो पैथोजेंस हैं जो कि हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसके खिलाफ ये लड़ते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा और यहाँ पे जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है इट इज चेंज्ड टू ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब जो ब्लड है उसका जो स्टेट है इट बिकम्स हाइपर कोएगुलेबल। तो यहाँ पर देर इज इंक्रीज इन सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स, एग्जाम्पल फाइब्रिनोजन। तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, और ये इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये जो है एक तरीके से ब्लड को ये क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो लास्ट टर्म होता है, फुल टर्म होता है, जब डिलीवरी होती है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो और जो ब्लड है वो रुक जाए। हाइपर वॉल्यूमिक स्टेट, अ प्रेग्नेंट वुमेन रिटेन्स अबाउट 6.5 लीटर ऑफ फ्लूइड, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम बढ़ रहा है ब्लड का, देर इज हाइपर वॉल्यूमिया स्टेट ऑफ ब्लड, तो फीमेल की बॉडी के अंदर लगभग 6.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान रिटेन करती है। लेकिन ये पूरा जो फ्लूइड है इसमें से 3.5 लीटर्स तक जो फ्लूइड है वो फीटस का होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है और प्लेसेंटा का होता है, और लगभग 3 लीटर जो फ्लूइड होता है ये बॉडी टिश्यूज का, ब्रेस्ट का, यूट्रस का और ब्लड का, ईसीएफ का होता है। ठीक है।
तो अब इसका जो कारण है बेसिकली इट इज़ अ हार्मोन ईस्ट्रोजन विच स्टिमुलेट द किडनी। अब किडनी जब स्टिमुलेट होती है तो देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें मालूम है कि जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये बेसिकली सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, और यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो सोडियम और वाटर का ये एब्जॉर्प्शन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर बॉडी के अंदर रिटेन होगा, और जितना बॉडी के अंदर ये रिटेन होगा इसी वजह से देयर इज हाइपर वॉलेमिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको पता है कि जब भी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, लेकिन यहाँ पर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है बेसिकली ये एक वासोडायलेटर होता है और ये स्मूथ मसल्स को बेसिकली रिलैक्स करता है, और इस वासोडायलेशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है ये नहीं बढ़ता है। अब अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर चेंजेस को देखें तो बेसिकली जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे फीटस की ग्रोथ होगी, तो फीटस की ग्रोथ होगी तो जो यूट्रस है ये ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर आपको मालूम है डायफ्राम होती है तो डायफ्राम को ये ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, तो डायफ्राम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स अपसाइड। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो एपेक्स बीट है इट इज शिफ्टेड टू फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड द मिड क्लेविकुलर लाइन। आपको मालूम है जो नॉर्मल एपेक्स बीट की जो पोजीशन है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ उठता है तो यहाँ पर एपेक्स बीट इज शिफ्टेड टू फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, और वो भी मिड क्लेविकुलर लाइन के 2.5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट के बढ़ने का वजह है क्योंकि फीटस की डिमांड बढ़ रही है, मदर की डिमांड बढ़ रही है, और बेसिकली ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। और जो कार्डियक आउटपुट है एज यू नो इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रही है और हार्ट रेट भी बढ़ रही है अबाउट 40 to 50%, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक वेंट्रिकल जब एक बार में जितने ब्लड को पंप करते हैं इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज बढ़ेंगी और इसीलिए कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन देयर इज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड इट इज डिक्रीज्ड। क्यों डिक्रीज होगी? रेजिस्टेंस कम होगी। अगेन वही कारण है, जो प्रोजेस्टेरॉन है ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और वेसोडाइलेशन करता है, जिसकी वजह से जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो उनका जो रेजिस्टेंस है ये कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, एंड स्पेशली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज्ड मोर। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन और देखने को मिलती है दैट इज सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है इट कैन ऑल्सो लीड टू सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, जिसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। समटाइम्स जब मदर सुपाइन पोजीशन में सोती है तो क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस है वो इंफीरियर वीना केवा के ऊपर प्रेशर डालता है, और इसकी वजह से द फीमेल कैन एक्सपीरियंस पोस्चरल हाइपोटेंशन। क्योंकि इंफीरियर वीना केवा पे प्रेशर डालेगा तो जो राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड का इनफ्लो जितना होना चाहिए वो उतना नहीं होगा, तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा एंड ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो इसलिए फीमेल इज आस्क्ड टू लाई इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन स्पेशली ड्यूरिंग थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि जो बेबी की ग्रोथ है वो थर्ड ट्रिमेस्टर में ही ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वो एक तरीके से इंफीरियर वीना केवा को प्रेस कर सकता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर फीमेल लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोती है तो फिर यहाँ पर ये वाले जो चांसेस हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन के कम हो जाते हैं। अब अगर हम रेस्पिरेटरी चेंजेस देखें तो यहाँ पर जो रेसिडुअल कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो थोरेसिक केज है वो नीचे की तरफ नहीं मूव कर सकता क्योंकि नीचे देयर इज ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, तो रेसिडुअल कैपेसिटी कम होगी। टाइडल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग। तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा। बेसिकली ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगेन वही कारण है कि यहाँ पर मोर एंड मोर जो ऑक्सीजन है ये मदर से बेबी तक जाना है, और बेबी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना है ये मदर तक जाना है, और मदर से फिर वो सर्कुलेशन से रिमूव होना है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो देयर इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है
ये लो हो जाएगा और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दिस नो चेंज इन रेस्पिरेटरी रेट। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा लेकिन रेस्पिरेटरी रेट के अंदर चेंज नहीं होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर डिज्निया, यानी कि जो सांस लेने में थोड़ी सी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो देखने को मिलती है। अब यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम देखेंगे तो क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, तो रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और जितना ब्लड आएगा किडनी के अंदर उतना ही ब्लड किडनी से फिल्टर होगा, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। यूरेटर डायलेट होंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे फीटल ग्रोथ होती है तो ये जो ग्रोइंग फीटस है ये यूरिनरी ब्लैडर को एक तरीके से प्रेस करता है और जो ब्लैडर है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली भर नहीं पाता और जब कंप्लीटली भरता नहीं है तो ये कंप्लीटली एवैक्यूएट भी नहीं हो पाता। तो इसलिए बार बार फीमेल के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, फीमेल को बार बार डिजायर होगी टू पास द यूरिन, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। एंड देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ किडनी बाय 30%। अब अगर हम एंडोक्राइन चेंजेस को देखें तो बहुत से जो हार्मोन्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फीटल डेवलपमेंट के लिए, और जो मैटरनल जो फिजियोलॉजी है उसको भी ये जो हार्मोन्स हैं ये गवर्न करते हैं। तो सबसे पहला तो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ना, तो दे हैव अ वेरी ड्रामेटिक एक्शन ऑन फीटल ग्रोथ एंड दे प्रिपेयर द यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस की प्रिपरेशन करते हैं प्रेगनेंसी के लिए और फीटस की ग्रोथ के लिए भी ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन विच इज नोन एज HCG एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ये दोनों ही हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होते हैं। जो HCG है ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को अर्ली स्टेजेस में, और जो HPL है ये मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करता है और एक तरीके से मैमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करता है फॉर लैक्टेशन। ठीक है, एंड देन इट इंड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑल्सो। फिर अगर हम थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो जो थायराइड हार्मोन्स है T3 और T4 इनका लेवल भी बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ गए, HCG भी बढ़ गया, HPL भी बढ़ गया, T3 T4 का लेवल भी बढ़ जाता है टू मीट द इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बोथ मदर एंड फीटस, है ना। तो दोनों की क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और आपको मालूम है जो थायराइड हार्मोन है इसका जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कॉर्टिसोल को अगर हम देखेंगे तो कॉर्टिसोल का भी लेवल बढ़ेगा एंड इट प्रिपेयर्स द फीटस फॉर बर्थ, है ना। तो बर्थ के लिए फीटस को प्रिपेयर करता है, फीटल डेवलपमेंट के लिए भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे तो बहुत से साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस फीमेल में देखने को मिल सकता है, और खासकर अगर फीमेल प्राइमी है, पहला बच्चा है उसका, उस कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मूड स्विंग्स हो सकते हैं क्योंकि जो हार्मोन्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इसमें जो अप एंड डाउन देखने को मिलता है। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट हो सकता है फॉर बिकमिंग अ मदर। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देयर इज रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन causing the gastric content to enter into esophagus causing heartburn। इसको आप समझिए, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका काम होता है ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर्स को भी रिलैक्स करता है। और जब कार्डियक स्फिंक्टर्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है स्टमक से ये ऊपर की तरफ आएंगे ईसोफेगस की तरफ एंड दे कॉजेज हार्टबर्न। तो इस समय फीमेल को एसिडिटी की समस्या बहुत देखने को मिलती है। ठीक है, बार बार जो खाना है वो ऊपर की तरफ आएगा जिसे हम हार्टबर्न कहते हैं। डिक्रीज इन पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएंगे, और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन बेनिफिट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब कम होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होंगे, ये इसका एक बेनिफिक इफेक्ट है। नॉज एंड वॉमिटिंग फीमेल को देखने को मिल सकती है। अब मेटाबॉलिक चेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो मेटाबॉलिक चेंजेस में जो BMR है इट इज इंक्रीज बाय 30%। प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इंक्रीज टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ मैटरनल एंड फीटल टिश्यू, है ना। तो यहाँ पे बहुत से फीटल टिश्यू का ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और आपको मालूम है जहाँ पे भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है वहाँ पे हम प्रोटीन्स को नहीं भूल सकते। ठीक है, अब इसीलिए अमाइनो एसिड का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा क्योंकि जो बेसिक प्रोटीन की यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज अमाइनो एसिड।
तो अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन ब्रेस्ट, हिप्स एंड थाई, तो ये देखने को मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम मदर टू फीटस, है ना, तो फीटस को क्योंकि ग्लूकोज चाहिए ग्रोथ के लिए, तो मैटरनल जो ग्लूकोज है वो फीटस के अंदर ट्रांसफर होगा। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इज 1000 mg एंड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर देर इज 5 to 7 मिलीग्राम राइज, है ना। तो नॉर्मल अगर हम देखेंगे आयरन रिक्वायरमेंट तो ये 1000 mg की होती है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम देखेंगे तो इट राइजेस बाय 5 to 7 mg। इंक्रीज कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगी 1 से लेके 1.5 ग्राम्स पर डे। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन डी भी यहाँ पर देयर विल बी इंक्रीज इन विटामिन डी ऑल्सो। ठीक, बॉडी वेट को देखेंगे तो एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 12 kg। एक फीमेल पूरी प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 12 kg वजन को गेन करती है, जिसमें से फीटस का जो वजन होता है ये 3.5 kg होता है, एमनियोटिक फ्लूइड लगभग 2 kg होता है, प्लेसेंटा 1.5 kg, और जो माँ का जो बॉडी वेट जो इंक्रीज होता है लगभग 5 kg के अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़े व्हाट आर द सिस्टमिक चेंजेस एंड मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।